आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यूपी में चुनाव करीब आते ही मुस्लिम सियासत पर भी एक तरह से तेज हो गई है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरों का सिलसिला जारी है। ओवैसी अपने हर दौरे में यूपी के मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ बड़ा बयान देते रहे हैं। अब कानपुर में एक रैली में ओवैसी ने कहा कि यूपी के मुसलमानों की सियासी हैसियत बैंड बाजा बजाने वालों जैसी है, जो पार्टी में शामिल होते हैं लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। ओवैसी ने यूपी के मुसलमानों की पसमानदगी के लिए सभी सियासी जमातों को जिम्मेदार ठहराया है। इस मौके पर ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है, मुसलमानों को डराने की सियासत हो रही है। सवाल यह उठता है कि यूपी चुनाव से ठीक पहले जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, क्या एक बार फिर यूपी असेंबली इंतखाबात में तरक्की, रोजगार, तालीम, सेहत, क्या इन्हें छोड़कर जात पात, हिंदू मुस्लिम फिरका परस्ती के नाम पर ही यह चुनाव लड़ा जाएगा? और क्या ओवैसी का मुसलमानों को लेकर इल्जाम दुरुस्त है कि मुस्लिम वोट तो लिया जाता है, तमाम जमातें मुस्लिम वोट तो चाहती हैं लेकिन मुसलमानों को कोई अपनाना नहीं चाहता और इसी वजह से मुसलमानों की यह हालत है। आज इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अब्बास साहब डिबेट में जुड़े हुए हैं। एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब हैं जो कि लीडर हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक पांडे जी स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। और कुछ देर में हमारे साथ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आदिल हसन आजाद जी, ओवैसी साहब के चुनाव से पहले दौरे लगातार यूपी के हो रहे हैं, कभी इलाहाबाद, कभी कानपुर, कभी मुरादाबाद और कभी वेस्टर्न यूपी के दौरे हो रहे हैं। और इन दौरों में हमने देखा कि हर बार कुछ ना कुछ ओवैसी साहब मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान देते हैं जिस पर सियासत शुरू हो जाती है, जिस पर बयानबाजी शुरू हो जाती है। जी, तो भाई अगर कोई सवाल उठाना कोई गुनाह है क्या इस देश में? अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सवाल उठा रहे, 9 लाख मेल न्यूट्रिशन डेथ है पूरे हिंदुस्तान में बच्चों का, उसमें 4 लाख यूपी का है। गंगा में लाशें भाई पूरे हिंदुस्तान ने देखा। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 18% आरक्षण की बात किया था, क्या आरक्षण का हुआ? मुजफ्फरनगर हुआ, उसके बाद लगातार फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, हाथरस हो रहा है। आपके सामने ये सब चीज आप देख रहे हैं किस तरीके से। कल पर 2 दिन पहले मौलाना साहब को एटीएस ने किस तरीके से पकड़ा, उसके 2 लोग और उसमें एडिशनल थे, उसका एटीएस जवाब नहीं दे रही थी। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और लोगों ने आवाम ने आवाज उठाया तब उसके एटीएस का बयान आता है। धमकाया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर पे खुद इतना क्रिमिनल केसेस है लेकिन चीफ मिनिस्टर अपने लोगों पर क्रिमिनल केसेस है, उसके वो केस वापस ले रहे हैं। ये पूरी दुनिया ने देखा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना हाई कोर्ट के परमिशन के आप केस वापस नहीं ले सकते हैं। और आपने कोविड के कार्यकाल में ऑक्सीजन के क्राइसिस से कितने लोगों की मौत हुई? 33 लाख लोग, खुद उत्तर प्रदेश के अनएम्प्लॉयड वेबसाइट में नाम दर्ज है कि 33 लाख लोग अनएम्प्लॉयड है, ये वेबसाइट पे है। तो योगी आदित्यनाथ सब की सरकार तो तानाशाह है, अहंकार में डूबी हुई है और कुछ दिनों की मेहमान है। पूर्व मुख्यमंत्री होना है और वो होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम गाजियाबाद से गाजीपुर तक बड़ी ताकत से, मजबूती से लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं, लेकिन आदिल हसन आजाद साहब, सवाल यही उठ रहा है कि आंकड़ों के साथ ओवैसी साहब, आंकड़ों के साथ या एमआईएम जो तादाद है, अगर मुसलमान बेरोजगार हैं, मुसलमान अगर तालीम में पीछे, मुसलमान अगर हेल्थ सेक्टर में पीछे, मुसलमान अगर रोजगार में पीछे, तो उन आंकड़ों पर चुनाव या बयानबाजी क्यों नहीं की जाती है? सीधे सीधे बयानबाजी मुसलमानों को लेकर, कभी शमशान कब्रिस्तान की बयानबाजी होती है। इसी तरह से अब जो नया बयान आया है कि मुसलमान तो बैंड बाजे की तरह है, बैंड बाजे की तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। आखिर आंकड़ों पर यह चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा है? यह बयानबाजी आंकड़ों पर क्यों नहीं होती है? बड़े भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर वक्त कहा कि 33 लाख लोग बेरोजगार हैं। कोविड में अगर सबसे ज्यादा डेथ को ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में हुआ, गंगा में लाशें बही, मेल न्यूट्रिशन में 9 लाख लोग, बच्चों की मौत में 4 लाख लोग उत्तर प्रदेश से है।
लगभग 65% हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पीछे है। नीति आयोग का रिपोर्ट है वन ऑफ द पुअरेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सब तो आंकड़े ही की बात है ना, नीति आयोग तो इन्हीं का है ना, केंद्र सरकार का। और डबल इंजन की सरकार है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस का मामला अटका हुआ है। प्रधानमंत्री आते हैं 100 साल में जश्न में अपनी भाषण देते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये भी मामला हल करा देते। और ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार ना बात करती है, धमकाती है। सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में कितना लोगों पर फर्जी मुकदमा हुआ, 1.5 साल 2-2 साल बाद लोग छूटे, ये पूरी दुनिया ने देखा है। हम तो हर बात उठाते हैं। अब मीडिया जो वर्ड उठाती है ये तो मीडिया जवाब दे, हम तो आप हर बात उठाएंगे और सच्चाई के साथ उठाते हैं। ठीक है, मैं मोहम्मद अब्बास साहब आपके पास आना चाहूंगा। अब्बास साहब, ओवैसी साहब जिस तरह लगातार मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि बहुत बुरी हालत है, और जाहिर सी बात है कि मुसलमानों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। सचर कमेटी रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, ये तमाम रिपोर्टें भी जाहिर करती हैं, और उसी चीज को अब ओवैसी साहब भी कह रहे हैं। और ओवैसी साहब जो मुसलमानों की हालत यूपी में है, इसके लिए उन तमाम पार्टियों को जिम्मेदार मानते हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं। देखिए, ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। बिहार का चुनाव हुआ, लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी, कामयाब हो गई। बिहार के चुनाव से लोगों ने सबक सीखा। वही स्क्रिप्ट 29% मुसलमान मुख्यमंत्री बना दो, ये कर दो, वो कर दो, पूरा कुछ किया। बंगाल का मुसलमान समझ गया, बंगाल का हिंदू समझ गया, और बीजेपी को ठोक के खेला हो करके बाहर कर दिया। अब तीसरा फाइनल है यूपी का। तो यूपी में जो लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है, तो वो लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं चलेगी। देखिए, चुनाव होना है बिसात पर। हमारी बिसात है जी कृषि कानून, हमारी बिसात है जातीय जनगणना, हमारी बिसात है कोरोना करप्शन, बीजेपी की बिसात है हिंदू मुस्लिम। अब जो भी हिंदू मुस्लिम की बात करेगा वो किसकी बिसात के लिए काम कर रहा है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को फैसला करने दो ना। क्या जैसे बंगाल ने कर लिया, क्या बंगाल के लोगों ने फैसला मुसलमानों ने ठीक किया, गलत किया? आप अंतरात्मा से पूछिए। कोई किसी का पार्टी का हो सकता है, वो बता सकता है, लेकिन लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जाएगी। सीधी सी बात है, आजम खान महान शिक्षावादी एक जौहर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, और ऐसे महान शिक्षावादी जो तमाम हिंदू मुसलमानों से मोहब्बत करता है, कुंभ जैसा बड़ा मेला कराकर लाखों साधु संतों ने जिस आदमी को गौ दान करके सम्मान किया, आज उस पर बीजेपी 100 से ज्यादा मुकदमे लगा के लगातार जेल में। फिर क्या बात है? जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चल रहा है। फिर क्या बात है बैरिस्टर साहब में कि इतना कर आते हैं और 151 दर्ज नहीं? क्या बात है उनके तालीमी इदारे हजारों करोड़ बढ़ गए? तो ये कहीं मिली भगत है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब्बास साहब देखिए, ये ठीक है, ये तमाम सियासी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये भी हकीकत है जो यूपी के मुसलमानों की जो सूरत हाल है, यूपी के मुसलमानों की जो मौजूदा जो तस्वीर है वो सबके सामने है। और ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी ने वहां पर इख्तिदार में नहीं रही, बीएसपी नहीं रही, कांग्रेस नहीं रही, सारी पार्टियां इख्तिदार में रही हैं, लेकिन जो इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी का वो सही है। देखिए अबू हुरैरा साहब, ये चुनाव हिंदू मुस्लिम पे हमें करना नहीं, हमें देश बचाना है। देश बचेगा तो मुसलमान भी बच जाएगा जी। ये हिंदू मुसलमान की बात करके तो बीजेपी सारा काम कर रही है, और जो भी हिंदू मुसलमान की बात करेगा वो समझ लो बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। वो उसका दलाल है, वो उसका पेड वर्कर है। हमें चुनाव देश बचाने के लिए लड़ना है, किसान बचाने के लिए लड़ना है। ठीक है, अशोक पांडे जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अशोक पांडे जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और मेरे साथ कलीम जामई जो कि स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के, वो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। कलीम जामई जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं अशोक पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। अशोक पांडे जी, जो बात मोहम्मद अब्बास साहब कह रहे हैं, क्या वाकई में इसमें सच्चाई है कि ओवैसी साहब जितना मुसलमान या हिंदू मुसलमान करेंगे उससे बीजेपी को फायदा होता है? देखिए, आपको बता दें कि ये इस समय चुनाव का वर्ष है, तो मुसलमान ये लोग खेल रहे हैं। मुसलमानों में सबसे ज्यादा कौन अपने को आगे दिखाए? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में नहीं आ जाते हैं, क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। वो चले जाते हैं महान बलात्कारी योद्धा गायत्री प्रजापति से जेल में मिलने के लिए। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, अपने ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान बैंड बाजे की तरह है,
बैंड बाजे में एक बाजा शामिल बाजा होता है, आपने देखा होगा, जिसमें कोई सुर नहीं होता, लेकिन वो पे बजता रहता है। ये जी। जो लोग बोल रहे हैं सब पे वही शामिल बाजा हो गए हैं। खाली मुसलमान मुसलमान यमवाई यक्षवाई करने वाले लोग हैं। हम तो कहते हैं कि ए टू जेड हमारा है, हमें जान से प्यारा है, हमें तुलसी भी प्यारे हैं, कबीर भी प्यारे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, मुसलमानों को जेल भेजा जा रहा है, सिर्फ उनका कसूर इतना है कि वो मुसलमान हैं। देखिए, एटीएस ने जब पकड़ा कलीम को तो स्पष्ट प्रमाण के साथ पकड़ा, और जिसका धर्मांतरण कराया था उसने भी स्वीकारा, विदेशों से पैसा मिला, इतने वर्षों में इसके पास इतना धन संपत्ति कहां से आई, इसकी जांच होगी। और धर्मांतरण के खिलाफ तो हमारी सरकार ने कानून बनाया है, खाली मुस्लिम के लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्मांतरण का प्रयास करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उस कानून को ये लोग मुस्लिम मुस्लिम कहने लगे, ऐसा नहीं है। अगर राम भी अगर यह गलती करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और रहीम भी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, कलीम जामाई जी मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है आप तक? कलीम जामाई साहब जी सुन रहा जी। कलीम जामाई जी, यूपी में अभी चुनाव में हालांकि थोड़ा सा वक्त है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि सियासत गर्मा चुकी है और सबसे ज्यादा मुस्लिम सियासत पर फोकस किया जा रहा है। जिस तरह से ओवैसी साहब बयान दे रहे हैं मुसलमानों को लेकर, तो ये लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो फिक्र है, बल्कि सबसे ज्यादा क्या, यानी सिर्फ मुसलमानों की फिक्र ओवैसी साहब को ही है, एमआईएम को ही है। जी जी बिल्कुल। आप जो आपका जो सवाल है कि ओवैसी साहब ठेकेदार बन गए हैं मुसलमानों के, जबकि उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब की आमद यहाँ पर जो मुस्लिम पार्टियां हैं, जो मुस्लिम का क़यादत है, उससे कम से कम मिल करके उनको यहाँ पर अपनी सियासत करना चाहिए था। हेलो, ऑडियो मिल रही मेरी? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, कंटिन्यू कीजिए। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि सियासत करना आप उनका हक है, ऐसा नहीं कि उनको रोका जा सकता, लेकिन ठेकेदारी की मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बेहतर हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। आप जो है हैदराबाद में एक शहर की पार्टी है और 8 एमएलए होते हैं उनके, अकेले एक सांसद होते हैं। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश जाइए, बंगाल जाइए, बिहार जाइए, महाराष्ट्र जाइए, आपको जो भी है जहां जाना हो जाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक ऐसा सूबा है जहां से सियासत, पूरे मरकजी सियासत यहाँ से होकर के सारे रास्ते जाते हैं, गुजरते हैं। यहाँ पर जो हालात है, जिस तरह से की हुकूमत चल रही है, जिस तरह से सेकुलर क़यादत को कुचला जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को हरासमेंट किया जा रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग हो रही है, उलमा को जो है उनको फर्जी धर्मांतरण का वो इल्जाम लगा करके गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। अभी हमारे बीजेपी के मित्र ये कह रहे थे कि हाँ, आपकी बात में सुन रहा था कि आपने कहा कि धर्मांतरण का आरोप लगाया गया, लेकिन आप सुनिए 30 सितंबर की लोग उनकी वकालत करते हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। अरे भाई आप तो सुनिए, हमने कानून बनाया कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पठान हो, जो भी धर्मांतरण कराने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपके मुख्यमंत्री जिसको 20 सितंबर की एक ऑडियो आई है, वो आदमी सामने आया है मौलाना, उन्होंने डायरेक्ट मुसलमानों को चैलेंज करते हुए कहा है कि हमने बनाया है मुसलमान को हिंदू। मैं अब्बास साहब आ रहा हूँ, आपके लिए नहीं है, और धर्मांतरण आप नहीं करवा रहे हो, आपको लाइसेंस मिला है धर्मांतरण करवाने का, आपको लाइसेंस मिला है धर्मांतरण करवाने का, आपके लिए कानून नहीं है, इसलिए हम कोई ज़ाब्ता दस्तूर नहीं है, आप दूसरों के लिए सिर्फ धर्मांतरण के लिए आप कानून बना रहे हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा। हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है, संविधान पे चलता है, संविधान पे चलेगा। आपके फर्जी कार्रवाई जो सिर्फ मुसलमानों को लेकर के हो रही है, ये कतई गलत है, इसका विरोध किया जाएगा और सारे लोग मिलकर करेंगे। आदमी को बचाने में मजा आता है, ये दुर्भाग्यजनक है। चलिए ठीक है, ठीक है, कलीम साहब बात हो गई, अशोक पांडे जी बात हो गई, अब्बास साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब्बास साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आदिल हसन आजाद जी उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। जी देखिए, मेरा कहना यह है, हमारे उलमा काउंसिल के भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए सियासी जमातें हैं, वो काम भी करती हैं, वो मेहनत भी करती हैं। चुनावों से कम
चुनाव से उनका वास्ता इतना हो ना हो, लेकिन खिदमत बहुत करती हैं। लेकिन ये जो बाहर से आए हैं दूसरे प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, इनकी 4 सीटें हैं जहां 70% से अधिक मुसलमान है। 4-5 सीटें हैं, वहीं से लड़ते हैं, वहीं जीतते हैं। बाकी ना तो वहां किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना पाते, ना कोई ऐसा कर पाते। लेकिन पूरे मुल्क में ये बैंड बाजा बारात जो लेके बारात निकालने हैं कि सब बाराती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश है। उस जन आक्रोश पे हिंदू मुस्लिम का पानी डाल के, चाहे वो धर्मांतरण बिल हो, मौलाना कलीम हो, ये सारे के सारे इसलिए के हाई फाई हो, फिर हिंदू मुस्लिम हो, योगी जी हिंदू हृदय सम्राट हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपने प्रदेश का सौदा नहीं होने देंगे। तुम जो चाहोगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। कोरोना में गंगा जमुना पे टपटोट से पटी लाशों की कसम अब कैसे हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। सीधा जातिगत जनगणना होगी, पिछड़ों को अधिकार मिलेगा, किसानों को अधिकार मिलेगा। ठीक है आदिल हसन आजाद जी, आदिल हसन आजाद जी, क्या जो इल्जाम यहाँ पर ओवैसी साहब पर बार बार लगता है कि क्या वाकई में वो धर्म की सियासत करना चाह रहे हैं? ये सबसे आसान है चुनाव में, धर्म की सियासत आप कीजिए, चुनाव आपके लिए आसान हो जाएगा। लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ा है। चलिए ठीक है आदिल हसन आजाद जी, हमने बिहार में सीमांचल का मुद्दा उठाया। आज सीमांचल को एक बेबाक की आदत मिल गई है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 5 एमएलए, महाराष्ट्र में हमारे 2 एमएलए और 5 बार से शिवसेना के सांसद को हमने हराया। सैयद इम्तियाज जलील साहब ने चुनाव हराया और जीता। उसके बाद आज औरंगाबाद और महाराष्ट्र में एक आवाज मिल गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश के स्तर पर, चाहे 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, या अभी मौलाना कलीम साहब वाला मामला, किसी भी मामले में आप देखते हैं वही उठाते हैं। उससे एक बड़ी बात इन्होंने कहा बीजेपी। आप पूछिए ना, 80 सीट में 5 सीट पर समाजवादी पार्टी 2014 में और 2019 में समाजवादी, इसमें कौन जवाबदेह है? मुजफ्फरनगर आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा हुआ और सबसे ज्यादा पलायन हुआ था, इसका अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, इसका कौन जवाबदेह है? इनके मिनिस्टर नहीं जा पाते, आजम खान से अभी तक मिलने तक नहीं जा पाते। कुछ अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर दंगे के बाद किया, वो इतिहास है। कभी जमीयत उलमा हिंद वाले बता सकते हैं, उनका काउंसिल वाले बता सकते हैं, ये बाहर से आए क्या जाने। इसका कौन चुनाव है? बहुत किया, 18% बहुत किया। रिजर्वेशन आप इसे बार बार दंगा करके मुजफ्फरनगर याद दिला के क्या चाहते हैं? बीजेपी के जवान क्यों बोल रहे हैं? जितना भी आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, जितना हिंदू मुस्लिम करेंगे, उससे फायदा बीजेपी को होगा। अगर आपको देश हित में देश को लूटने वाली पार्टी को बचाना है, भगाना है, तो देश हित में जो जनहित के मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान साझा मुद्दे, उस पर हटाकर बीजेपी को हटा सकते हैं। मिनिस्टर बने, एक और चच्चा राज्यसभा बने, इनके भतीजा एमपी क्यों? बैरिस्टर साहब के वालिद साहब सांसद थे, ये क्यों बन गए? इनके भाई क्यों सांसद विधायक बन गए? यहाँ ये चलिए ठीक है देखिए पर्सनल उस पर मत जाइए। बैरिस्टर साहब के वालिद साहब सांसद थे, ठीक है आंकड़ों पर बात कीजिए। मुसलमानों की हालत जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं उसमें कोई झूठ नहीं है। मुसलमान बहुत पसमानदा है, मुसलमान आज भी वाकई में बैंड बाजा बजाने वाले ही है, वही हैसियत है सियासत में। मुसलमान के पाले में गेंद घुमाओ, बीजेपी का फायदा कराओ। चलिए ठीक है, एक एक करके मैं ठीक है मैं एक एक करके मैं आ रहा हूं सबके पास। आदिल साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं आ रहा हूं। अब्बास साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। हुरैरा भाई एक सवाल सिर्फ कर दीजिए, 18% रिजर्वेशन की बात 2012 में किए थे, वो कहां है? मुजफ्फरनगर का जिम्मेदार कौन है? आजम खान की आज जो स्थिति है, इस पर अखिलेश यादव कब बोलेंगे और कब जाएंगे? मुझसे सिर्फ 3 सवाल का जवाब दिलवा। ठीक है अब्बास साहब जवाब दे रहे हैं। अब्बास साहब एमआईएम से जो सवाल उठाया जा रहा है बार बार, आजम खां के लिए समाजवादी पार्टी चट्टान की तरह साथ है। मामला अदालत में है तो अदालत से निपटेगा। जलसे रैलियां करेंगे तो बीजेपी को लाभ होगा। हम सब जानते हैं न्यायालय के लिए कोई जलसे जुलूस रैलियां नहीं होती, न्यायालय के मामले न्यायालय से निपटे हैं। मुजफ्फरनगर के मामले में मुजफ्फरनगर के लोग मुतमईन हैं, इसलिए तमाम उन लोगों ने एक धड़े से समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया था। आपसे हमें उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं चाहिए। मुजफ्फरनगर की आवाम ने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में समाजवादी और उसके अलायंस को तमाम वोट डाल के उन लोगों ने साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। आप कौन होते हैं? मुजफ्फरनगर के लोग तय करेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग तय करेंगे। और
तमाम तरह की बातें मैं फिर बार बार कहूंगा। अरे 2022 रिजर्वेशन पे पूछिए में ना। पश्चिम बंगाल की तरह सरकार बन रही है। चंद टुकड़ों को मत बिककर रिजर्वेशन इस क्या हुआ? प्रदेश को 2012 बर्बाद मत में लिखे कीजिए। थे। कुछ पैसों के लिए सोने की रोटी कोई नहीं खाता, सब आटे की गेहूं की रोटी खाते हैं। चलिए ठीक है, इससे सौदेबाजी ठीक है। मत कीजिए। आप आंध्र में है, वहीं करिए, वहीं विकास कीजिए और यूनिवर्सिटी ठीक है। बनाइए। अब्बास साहब बार बार देश के मुसलमानों अब्बास साहब को- आदिल हसन आजाद बार बार रिजर्वेशन पर सवाल उठा रहे हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी ने जो 18% मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात कही थी, क्या वो रिजर्वेशन का ऐलान इस बार करेगी समाजवादी पार्टी? अरे हम जनजातीय जनगणना क्यों करवा रहे हैं? क्या मुसलमान 80% पिछड़ा हुआ नहीं है? जनजातीय जनगणना हो जाएगी तो सबको आरक्षण मिल जाएगा। कुछ ये 5 साल में क्यों नहीं रिजर्वेशन? जनजातीय जनगणना हो जाएगी तो सबको आरक्षण मिल जाएगा। इसमें क्या चलिए बात ठीक हो है, गई? ठीक है। अशोक पांडे जी, ये हिंदू मुसलमान अशोक करके पांडे 14% साहब, पे अशोक सरकार पांडे साहब, देखिए बनी थी 2017 में जब देखिए आंदोलन करते। बीजेपी के लिए जो कहा जाता है कि ओवैसी साहब बहुत मददगार हैं, ओवैसी साहब के एक बयान पर देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी, एमआईएम और जो दूसरी पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, वो आपस में किस तरह से बहस करती हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक फायदा तो मिलता होगा इस तरह की बयानबाजी से। देखिए, पहली बात कि हम तो जो भी योजना बनाए सबका साथ सबका विकास के नाम पर हमने बनाया। हमने जन धन योजना में हिंदू मुसलमान नहीं देखा, हमने आयुष्मान योजना में हिंदू मुसलमान नहीं देखा, उज्ज्वला योजना में हिंदू मुसलमान नहीं देखा। ये लोग देखें, एमवाई करें यक्षवाई करें, हम लोग तो जानते हैं यह देश कबीर का है तो रहीम का भी है और रशान का भी है। ये रहेंगे 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 और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मुसलमान बैंड बाजा नहीं है, मुसलमान बाराती है। नहीं, चुनाव से ठीक पहले मौलाना कलीम क्यों याद आते हैं? चुनाव से ठीक पहले मौलाना कलीम तो बहुत पहले से रह रहे हैं। हमने जब हर घर से अफजल निकाल रहे थे कांग्रेसी तो हम कह रहे थे हर घर से अब्दुल हमीद निकलेगा। मैं तो अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछूंगा कि जातीय जनगणना आप करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं? जातीय जनगणना आप करा रहे हैं नहीं करा रहे? आप 6 मंत्री बना रहे हो पिछड़ों के, दलितों के, क्या जातीय आधारित जनगणना? चलिए ठीक है, ठीक है। कलीम जामई जी, देश की कलीम जामई जी यूपी के चुनाव में, ठीक है, मैं आ रहा हूं, पांडे जी बात हो गई। अब्बास साहब मैं आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं। कलीम जामई जी, मुस्लिम सियासत पर अब पूरा फोकस है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद हम देख रहे हैं कि पूरा फोकस या पूरी जो सियासत है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। उलमा काउंसिल ने अभी हाल ही में पीस पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है। तो क्या कुछ आप लोगों की रणनीति रहेगी या ओवैसी साहब की एंट्री से आप लोगों का नुकसान होगा? हुरैरा साहब, आपको निहायत ही ईमानदारी से मैं बता दूं कि ओवैसी साहब भले 100 सीट लड़ने का ऐलान कर दिए हों, ओवैसी साहब पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम करके रैलियां कर रहे हैं, सारा कुछ वो ठेकेदारी कर रहे हैं मुसलमानों की। ठीक है, कोई बात नहीं, इजाजत सुन। लेकिन उलमा काउंसिल का जो स्टैंड है, उलमा काउंसिल जो करना चाहती है वो सही और सच का साथ देना चाहती है कि ये सत्ता परिवर्तन का युद्ध है। इस युद्ध को कैसे लड़ा जाएगा? हर आदमी अलग अलग लड़ेगा। क्या ओवैसी साहब जिस फार्मूले से जीतना चाहते हैं और बीजेपी को हराना चाहते हैं, एक झूठ और ये मक्कारी क्यों फैला रहे हैं? आप बताएं ना साहब। मैं आदिल हसन आजाद साहब से, हमारे वो दोस्त हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब जरा बताएं कि कौन सा फार्मूला। ठीक है, एक लास्ट कमेंट आदिल हसन आजाद जी, लास्ट कमेंट आदिल हसन आजाद जी। हमारे एमएलए, हमारे सांसद गूंगे नहीं रहेंगे। बिहार, एक उत्तर प्रदेश को बगल में बिहार है, आपने देखा 5 एमएलए जीते हैं बिहार को, आपके जिला पंचायत जीते थे, एक आवाज मिल गई है। आज आंध्र प्रदेश में 1600 करोड़ माइनॉरिटी बजट है, तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनवाई आपने तेलंगाना में हर मुद्दे का उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आप मौका दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश के आवाम से बहुत दबाना अपील कर रहा हूँ कि आप मौका दीजिए। आपने सबको मौका दिया, समाजवादी को, बसपा को, भाजपा को। ठीक है, अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट कमेंट अब्बास साहब, मोहम्मद अब्बास जी, लास्ट कमेंट। मोहम्मद अब्बास जी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी? बस मेरा इसका जवाब चाहिए। क्या गए थे प्रधानमंत्री? क्या एमआईएम गया था जातीय जनगणना में? बिहार से अख्तर उल इमान साहब गए थे। लोग नहीं है। हम प्रधानमंत्री क्या गए थे? चलिए ठीक है। देखिए, मुसलमानों की पसमानगी की बात हो रही है। मुसलमान पिछड़े हुए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
2017 के बाद अब 2022 चुनाव भी आ रहे हैं, मुसलमानों की जो हालत थी वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही मुसलमान जा रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि मुसलमान भी देख रहे हैं, अवाम भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव के वक्त उनसे वादे किए जाते हैं और चुनाव के बाद वो वादे वफा नहीं होते, वादे भुला दिए जाते हैं। एक बार फिर चुनाव सामने है और अब फिर मुस्लिम और हिंदू और जात पात की सियासत हो रही है। क्या 2022 में मुसलमानों की तरक्की के लिए बात होगी और वाकई में मुसलमानों के अच्छे दिन आएंगे, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्बास साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, कलीम जामई जी, एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब और अशोक पांडे साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।